नमस्कार। सभी को मेरा आज के दिन अपना नहीं, उस महात्मा का दिन है आज। और कहें कि दिन रही आज की काली रात, जिसे पूरे विश्व ने समझा और अपनाया भी। और साथ ही साथ पूरे विश्व में तो ना सही, लेकिन जिस मुल्क में जन्म हुआ, उसी मुल्क के कुछ लोगों की वैचारिकी ने उस व्यक्ति का अंत भी कर दिया। आज पुण्य महात्मा राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि है। हम सभी उनको स्मरण कर रहे हैं। मेरे पीछे जो चित्र देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का चरखा लगा हुआ है, गले में माला है। ये आज का चित्र जरूर है, लेकिन माला आज की नहीं है। ये माला 23 जनवरी 2021 को डाली गई थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था। आज की नहीं है, ये मैं स्मरण करा दूं, ठीक है। 5:12 हो चुके हैं। आप लोगों ने बहुत से लोगों की तरह, या कहें कि जागरूक लोगों की तरह, मौन भी रखा होगा, गांधी को याद भी किया होगा, और जिस विचारधारा और व्यक्ति ने गांधी का कत्ल किया उस पर थोड़ा रोष भी प्रकट किया होगा। लेकिन आज 21वीं सदी के 21वें वर्ष में याद करने की और शायद गांधी की ज़रूरत महसूस हो रही है हम सभी को। उसी विषय में अपने कुछ निजी अनुभव, कुछ विचार रखूँगा, और आपके जो सवाल जवाब हों तो कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के बाद भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हर किसी को अपने अपने तरीके से किसी भी व्यक्ति को स्वीकारने का, नकारने का पूर्ण अधिकार है। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है और उसका संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। और यही गांधी सिखाते हैं कि यदि बहुसंख्यक किसी भी विचारधारा, व्यक्ति, पद्धति, परंपराओं के पक्ष में है, लेकिन एक अल्पसंख्यक वर्ग भी है, या कहें कि एक अल्प व्यक्ति भी है, चाहे वह कमज़ोर है, चाहे मजबूर है, या मजदूर है, या किसान है, किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय से यदि वह व्यक्ति इत्तेफाक नहीं रखता है आपकी विचारधारा, आपकी सहमति से, तो उसको भी जनतंत्र में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में रहने का और हम सभी को स्वीकारने का यही नैतिक दायित्व है। यही है गांधी विचार की आज के दौर में। लेकिन खादी से गांधी नहीं समझ सकते आप, और हर खादी पहनने वाला गांधी को माने या गांधी की माने, ये दो अलग अलग क्रोनोलॉजी है। इस चीज़ को समझिएगा। और जब मैं आपसे कहता हूँ, जो मेरा टाइटल भी डाला है, कि क्या गांधी की ज़रूरत है, और यदि गांधी की ज़रूरत है तो किस रूप में हमें गांधी की ज़रूरत है, किस वर्ग विशेष के गांधी की ज़रूरत है, और गांधी की ज़रूरतें हैं या गांधी आज की ज़रूरी एक विचार की है, इसको समझना होगा। 2019, 2020 और 2021 भी कहें, दुनिया में 3 वर्ष बहुत गंभीर रहे हैं, वैश्विक दृष्टि से भी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी। आप सभी जानते समझते हैं। हर मुल्क ने गांधी को पसंद किया, हर मुल्क ने गांधी को स्वीकारा, और कई मुल्क हैं जो गांधी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और गांधी के सिद्धांत हो, गांधी का दर्शन हो, गांधी का कोई भी योगदान हो, चाहे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हो, या दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हो, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपने अपने चश्मों के उन खांचों से गांधी को देखने समझने का प्रयास करता है। लेकिन गांधी को समझने से पहले, उस महात्मा को समझने से पहले, थोड़ा हमको मोहन को जानना समझना होगा कि उस मोहन के विषय में, जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवाह के उपरांत अपनी माँ के द्वारा 3 वचन लिए जाने के उपरांत बन जाता है 1889 में विदेश में पढ़ने के लिए, हमें गांधी को वहां से समझना होगा कि गांधी में अध्यात्म और दर्शन के साथ साथ जानने की जो परंपरा घर से प्राप्त हुई थी, अपने माता पिता से प्राप्त हुई थी, उसको जानने समझने की सनक थी, या जानने समझने की ललक थी। इसको जानना है तो गांधी को आप तभी समझ सकते हैं, और इसको जाने बिना गांधी को नहीं समझ सकते हैं। और गांधी के बहाने आज हम विवेकानंद को भी याद कर लेते हैं। 1891 का वह भाषण किसे याद नहीं होगा, 11 सितंबर को शिकागो की धर्म सभा में। तब हमको लगा वहाँ विवेकानंद जी नहीं, कहीं ना कहीं पूरा संपूर्ण भारत की परंपरा और भारत की पंथ परंपराएं उनके मुख से हमको देखने सुनने को मिली, पूरे विश्व ने स्वीकारा। तो गांधी को अध्यात्म और दर्शन और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को समझने जानने की जो परीक्षा की दृष्टि है, वह गांधी को मोहन के रूप में विदेशों में प्राप्त होती है। द लाइट ऑफ एशिया
बुद्ध को जानने की समझ, श्रीमद् भागवत गीता सनातनी परंपरा को समझने की समझ, ये गांधी को विदेश में इनका अध्ययन और समझने जानने की दृष्टि पैदा हुई। गांधी ने वहाँ से समझा, क्योंकि जब तक मोहन गांधी के रूप में नहीं थे वह केवल अपने जैन धर्म या उस जैन संप्रदाय से ही, गांधी जैन धर्म से नहीं थे लेकिन गांधी जैन समाज के बीच में रहते थे। इसीलिए जो रायचंद भाई थे हीरे के व्यापारी, उनको भी गांधी ने अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। ठीक है। और गांधी को और जानना समझना हो, गांधी ने भय से या कहें कि अपने डर से कैसे मुक्ति प्राप्त की, या अपने भय पे और दूसरे के डर पर कैसे कब्जा किया, तो गांधी के उस दर्शन की पहली गुरु अपने घर की बाई रंभा को समझना होगा कि गांधी किस किस व्यक्ति से किस किस सीमा पर सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। इस चीज को जानना समझना होगा। केवल गांधी पुतले बनाने से, खादी पहनने से या मीडिया के सामने चलचित्र खिंचवाने के लालच में आप चरखा भी चलाते हैं, खादी का कुर्ता भी पहनते हैं और खादी का प्रचार प्रसार भी करते हैं, तो क्या इससे आप गांधी को अपना सकते हैं? मैं एक खादी का कुर्ता पहन लूँ या खादी पर 10 मिनट का भाषण दे दूं, आज मैंने ये लाइव भी कर दिया, तो क्या मैं गांधी मानने स्वीकारने वाला हो गया? तो क्या मैं गांधीवादी हो गया? और यदि मैं गांधीवादी नहीं हूं, क्योंकि गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी वाद को जन्म देने वाला हूं, क्योंकि गांधी स्वयं वाद के सख्त खिलाफ थे, किसी भी प्रकार के इज्म के खिलाफ थे। इस चीज को भी जानना समझना होगा। क्या गांधी 1891 में पैदा होता है मोहन के रूप में, या गांधी 1885 में पैदा हो चुका होता है? इस चीज को जानना समझना होगा। क्या घटना घटती है गांधी के जीवन में 1891 में उस विदेशी धरती पर, जब गांधी जी ये संकल्प लेते हैं या इच्छा जाहिर करते हैं, या यदि भविष्य में मुझे कभी कुछ करने का मौका मिला या मेरी कुछ क्षमताएं ऐसी हुई इस ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, इस नमक के लिए मैं कुछ लड़ाई जरूर लड़ूंगा भविष्य में। यानी कि 1891 में गांधी के मन में ये विचार की चल रही होती है। तब जाके वह सत्याग्रह आंदोलन, नमक कानून का रूप आपको दिखता है लगभग 40 वर्षों के बाद। तो गांधी को आप वहां से समझिएगा, क्योंकि जब हम किसी घटना का परिणाम देखते हैं ना, चाहे वह परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, परिणाम आपको 1 सेकंड में देखने को मिल सकता है, लेकिन उस परिणाम की परिणति यानी कि उस परिणाम को प्राप्त करने का मार्ग किन किन रास्तों से कितने दशकों, महीनों, वर्षों में प्राप्त हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, तब आप गांधी को समझ सकते हैं और गांधी को समझ सकते हैं, महात्मा को नहीं। महात्मा को समझने के लिए आपके पास आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए, संत विनोबा की तरह, महामना की तरह, और साहित्यकार की बात करें तो रामविलास शर्मा की भी तरह, और कहें तो जयशंकर प्रसाद, मोती बोध, अज्ञ हो, दिनकर हो, नागार्जुन हो, शमशेर हो, इलाचंद जोशी हो, महादेवी वर्मा हो, ये कितने ही साहित्यकार हैं। और यूं ही नहीं कोई कह देता कि गांधी कभी होते नहीं हैं, गांधी कहीं ना कहीं अवतरित होते हैं। साहित्यकार जो मैथोलॉजी को स्वीकार ही नहीं करता है, कि साहित्यकार भी गांधी का इतना फिदा हो जाता है, गांधीवाद का, और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे गांधी, बीए किया था और बैरिस्ट्री की थी। आज जो पीएचडी कर लेते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, पीडीएफ कर लेते हैं, वह भी आज गांधी को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ नहीं सके हैं। यही है गांधी होना, क्योंकि गांधी ने कभी किसी को अपने महात्मा की महानता का ज्ञान नहीं पिलाया। जो आज कुछ लोग गांधी की 2-4 किताबें पढ़कर गांधी पर प्रवचन देने लगते हैं, और जब हम उनके प्रवचनों को सुनते हैं, समझने से दूर केवल सुनते हैं, तो हम कहते हैं समझिए कितना बड़ा व्यक्ति है जो गांधी को स्थापित कर रहा है। किस भ्रम में हैं आप? गांधी को स्थापित करेंगे आप? ना आपकी हैसियत है देखने वालों की, ना मेरे जैसे बकलोल की ये हैसियत है कि हम गांधी को स्थापित कर सके। गांधी पर आप सैकड़ों किताबें लिख सकते हैं, सैकड़ों पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन गांधी दूसरा ना हुआ है, ना कभी होगा। इसीलिए विश्व के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर भी गांधी के सामने झुके थे। उस चीज को समझिए कि जो एक तानाशाह हिटलर मार काट में, हिंसा में बिलीव करता था, यदि वह व्यक्ति उस अहिंसा के पुजारी के सामने नतमस्तक होता है, तब समझना होगा गांधी के कद को।
आप सोच रहे होंगे कि मैं गांधी की इतनी तारीफ करे जा रहा हूँ, गांधी का बखान कर रहा हूँ और गांधी को हम कुछ समझते ही नहीं हैं, क्योंकि गांधी की हत्या किसी और ने नहीं, अपने ही देश के कुछ सरफिरे लोगों ने और उनकी वैचारिकी ने की थी। उसके पीछे नहीं जाऊंगा कि किस पंथ ने, किस संप्रदाय ने, किस वैचारिकी ने गांधी की हत्या की। मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो साहित्य का छोटा सा, मोटा सा नहीं बल्कि छोटा सा, अदना सा, नादान सा, सहमा हुआ सा व्यक्ति विशेष हूँ, जो आज भी गांधी को अपनी फटी हुई चादर के छोटे से छेद से देखने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी मुझे आज भी धुंधले से दिखते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं साहित्यकार हो गया हूं। यही बात है, गांधी को यदि समझना है तो आपके समाज के भीतर मौजूद साहित्य और साहित्य में मौजूद समाज को यदि आप समझने की दृष्टि और देखने का दृष्टिकोण रखते हैं तो आप महात्मा के दर्शन कर सकते हैं। 30 जनवरी 1948 को गोली बेशक एक ट्रिगर पर एक व्यक्ति विशेष ने दबाई थी, लेकिन गांधी की हत्या गांधी के बाद हमने हर दिन की है, हर पल की है। यदि गांधी कल्पना में कहीं होते, किसी के पास मौजूद भी होते और गांधी यदि सवाल पूछते कि मेरे जाने के बाद आपने क्या किया मेरे मुल्क में, नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में, क्योंकि जब किसी ने गांधी से पूछा 1921 की एक पत्रकार ने कि आपने अंग्रेजी बोलना लिखना क्यों छोड़ दिया, तब गांधी ने कहा, और ये भी पूछा गांधी से कि आपने ये अर्धनंग की आवश्यकता क्यों, कि ये अवस्था क्यों स्वीकार, कपड़े पहनना इतना कम क्यों कर दिया, तब गांधी ने कहा, क्या कहा गांधी ने। और गांधी का गांधी मार्ग भी पढ़ लीजिएगा, गांधी का हरिजन भी पढ़ लीजिएगा, और गांधी की ढेरों पत्रिकाएं हैं वह पढ़ लीजिएगा, मौजूद है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी जवाब मिलेगा। गांधी कहते हैं कि मेरे मुल्क में 80% से ज़्यादा आबादी अपने समय में, आज तो डाटा और ज़्यादा हो गया है, अपने समय में गांधी के मुल्क में जहां 80% से ज़्यादा आबादी के पास अपने शरीर को ढकने के लिए 30% या कहे 50% भी कपड़ा नहीं है, उस मुल्क में यदि गांधी 5-6 मीटर की पगड़ी लगाएं, 3-4 मीटर का बना हुआ कोट पहने, हर दिन नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर दिन अपने ऊपर 50 रुपया खर्च करें, गांधी को ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि गांधी एक अच्छी फैमिली से व्यक्ति थे। गांधी को ये स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि गांधी ने अपने को देश में देखा, गाँव में देखा, महिलाओं में देखा और बच्चों में देखा, और उन सबसे ज़्यादा कहीं देखा तो देश के किसानों में देखा, और किसानों से भी ज़्यादा कहीं देखा, जो किसान और कृषि को मजबूत करती है वह उस घर की महिला, उस घर की बहनों बेटियों में देखा। इसीलिए गांधी किसानों और महिलाओं और मजदूरों के इतना करीब थे। इसीलिए गांधी और महात्मा को कहीं जानना समझना हो आपको तो सबसे अच्छे ठिकाने हैं या स्थान है, आप गांधी को गांधी के आश्रमों में ढूंढिए जाके। गांधी आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, गांधी आपको मेरे जैसे कुछ दोगले लोगों के भाषणों में नहीं मिलेंगे, गांधी आप गांधी की लिखी हुई पुस्तकों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। गांधी पर तो बहुतों ने लिखा है, वह आपने पढ़ा है, लेकिन गांधी ने क्या लिखा है, क्या हमने उस महात्मा को कभी पढ़ा, आपने उनकी लेखनी को समझा? क्या हमने कभी गांधी का हिंद स्वराज्य पढ़ा? क्या हमने गांधी का कभी हिंद स्वराज्य में अर्थ के महत्व को समझा? गांधी किस आधार पर शिक्षा को और कृषि को इतना महत्व देते हैं और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर इतना जोर क्यों देते हैं? और गांधी ने सबसे बड़ी मजबूती किसी देश को कहा है तो देश की महिलाओं को क्यों कहा है? गांधी के दर्शन को, इस चीज को हमने समझा क्या? गांधी की हत्याएं कब कब हुई, किस किसने की, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। 13 बार से ज़्यादा गांधी की हत्या के प्रयास हुए और 14वीं बार में लोगों को कामयाबी मिली 30 जनवरी 1948 शाम 5:12 पर। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि उससे 10 दिन पूर्व 20 जनवरी 1948 को भी गांधी को मारने का सेकेंड लास्ट प्रयास किया गया, लेकिन लोग हो गए असफल। गांधी को मारने का क्या कोई योजना थी? क्या गांधी मर सकते हैं? और एक सवाल ये भी है आज के विषय में कि गांधी है कहाँ आज और गांधी किसके में? गांधी आपको देखेंगे उन मजदूर किसानों की आवाज में जो बैठे हैं देश के नहीं बल्कि कई राज्यों के सीमाओं पर, बॉर्डरों पर, और गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए गांधी को जी रहे हैं और गांधी को आपके समक्ष रख भी रहे हैं। और गांधी को मोहन के रूप में नहीं, ना ही गांधी के रूप में, गांधी को एक महात्मा के रूप में और उस साधु महात्मा के रूप रख रहे हैं जो सत्ता से सीधा सवाल करता है।
और जब सत्ता से कोई सवाल करता है, उस समय की सरकार को पसंद नहीं था, क्योंकि गांधी ने सवाल जब किया 1932 में सवाल किया, गोलमेज सम्मेलन में सवाल किया कि यह आपको किसने अधिकार दिया कि हमारे घर के आप मालिक बनकर बैठे हैं और हमसे किराया वसूल कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा शैतानी सभ्यताओं का या गुलामी का प्रतीक है, जिसे हम भारतवासी और मैं किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता। और गांधी को, महात्मा से पहले आपको गांधी को समझना हो तो 4 फरवरी 1916 का बीएचयू में दिया गया गांधी के उस वक्तव्य को सुनिएगा, आपके वह रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और 1917 के गांधी को सुनिएगा। और उससे पहले यदि और समझना हो गांधी को गांव की दृष्टि से, एक मजदूर की दृष्टि से, एक मैला उठाने वाले, कचरा उठाने वाले की दृष्टि से, तो 1904 में कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी को आप जरूर सुनिए। 1904 में गांधी भारत आते हैं, कोई जानता नहीं है कौन है गांधी, ऐसे ही किसी के आग्रह पर आते हैं। इन सब चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तब आपको दिखेंगे कि गांधी उस समय किन किन के बीच में थे और आज गांधी कहाँ है। गांधी आपको किताबों से ज़्यादा गांव में मिलेंगे और गांव से ज़्यादा आपको किसान के बीच लेंगे, क्योंकि गांधी के जितने भी आंदोलन के केंद्र हैं वे आश्रमों से निकलते हैं, और सभी आश्रम शहरों से बहुत दूर ग्रामीण परिवेश में हैं। और गांधी अपने आश्रमों में किसी भी जाति पाति का बंधन स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी धर्म का बंधन स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी भाषा की वैचारिकी को स्वीकार नहीं करते हैं कि किसी एक धर्म का व्यक्ति उनके आश्रम में रहेगा, किसी एक भाषा का व्यक्ति उनके आश्रम में रहेगा, किसी एक विशेष वैचारिकी को मानने वाला व्यक्ति ही गांधी के आश्रम में रहेगा। गांधी जी सख्त खिलाफ थे। और इसका एग्जाम्पल समझना हो, आपके आसपास कहीं गांधी आश्रम हो तो उसके अंदर जाइएगा जहां गांधी की प्रार्थना सभाएं होती हैं, प्रार्थना प्रवचन होते हैं। सुनिए जाके बैठ के गांधी में किन किन धर्म ग्रंथों का पाठ होता है और किस किस तरह की सांप्रदायिक और धार्मिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम चर्चाएं होते हैं। लेकिन जो गांधी को आज मानने का या गांधी के वंशज होने का दमखम भर रहे हैं, कोई भी सत्ता हो, मेरा उससे सवाल नहीं है, उन लोगों से भी जो खादी पहनकर गांधी को और खादी को नापाक करते हैं, कभी उनसे पूछिएगा जाके, उनकी आंखों में आंख डाल के, यदि उनकी आंखों में लाज होगी, शर्म होगी, तो वह आपको बता पाएंगे कि क्या कभी उन्होंने खेती की है, या कभी उन्होंने खादी को बुना है, या कभी खादी और खेती तो छोड़ दीजिए, कभी कपास के खेत को कभी देखा है जिंदगी में भी, जो खदी के नाम से आज कुर्ता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर हो, 30 जनवरी हो, गांधी को याद करते हैं, खादी को याद करते हैं। क्या कभी आपने इन राजनेताओं, इन साधु महात्माओं, इन गांधीवादियों के मुख से कभी गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को सुना है, जिसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था आती है, सांस्कृतिक विकास आता है, धार्मिक और पंथिक विकास आता है, संवैधानिक विकास आता है, शिक्षा का विकास आता है, और गांधी चतुर्मुखी विकास की बात करते हैं। गांधी कभी भी राजनीतिक विकास की एक तरफा बात नहीं करते हैं। और गांधी यदि राजनैतिक विकास की भी बात करते हैं तो उस राजनीतिक धरातल पर किसान को भी शामिल करते हैं, महिलाओं को शामिल करते हैं, दलितों को शामिल करते हैं, और सबसे ज़्यादा वह अल्पसंख्यक को शामिल करते हैं। गांधी जी बहुसंख्यक से ज़्यादा अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हैं। और ये सब चीज़ आपको जहां भी देखने को मिले 2021 में भी, तो समझ लीजिएगा गांधी वही हैं। और गांधी से ज़्यादा महात्मा हैं, क्योंकि जो लोग गांधी की इस वैचारिकी को स्वीकार करते हैं वे मोहन और महात्मा के सम्मिश्रण महात्मा को स्वीकार करते हैं, और गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी से ज़्यादा महात्मा गांधी के रूप में स्वीकार करते हैं। अब सवाल उठेगा कि जो व्यक्ति कभी हिंसा में 100% विश्वास करता था और अहिंसा में 1% भी विश्वास नहीं करता था, वह व्यक्ति जब रंगून से गांधी को महात्मा की उपाधि देता है, तब गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को जिनका जन्म दिवस था, मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो गांधी पर मालाएं चढ़ी हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में चढ़ाई गई थी। तो जब 1945 में रंगून से 44 या 45 के आसपास, जिस समय एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अगस्त का महीना था, 44 या 45 का सन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। तो इस चीज़ को समझिए आप।
जब गांधी से किसी ने सवाल किया, एक पत्रकार ने, कि अपने बाद आप देश की लीडरशिप किस व्यक्ति में देखना चाहते हैं, तो गांधी को 3 विकल्प दिए गए: नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और शहीद आजम भगत सिंह। अब आप सवाल पे सोचिएगा, गांधी ने किसका पक्ष लिया होगा? गांधी ने किसको भारत का, या कहें कि नवीन भारत का सर्वोच्चरवा या उसके हाथ में एक बागडोर सौंपने का काम किया होगा? और इसका सही जवाब आपको तब मिलेगा जब फांसी से कुछ हफ्ते पूर्व भगत सिंह का अंतिम पत्र पढ़ेंगे आप। क्योंकि भगत सिंह क्यों कहते हैं कि मैं गांधी को या भारत की वैचारिकी को आधुनिक भारत में या अपने मरने के बाद या देश कभी भी आज़ाद होगा, मैं उसको लीड नहीं दे सकता हूँ, नेतृत्व नहीं दे सकता हूँ, वह मुझ में क्षमताएं नहीं हैं। ये क्यों कहते हैं? ये क्यों कहते हैं भगत सिंह? इस चीज़ को भी समझिएगा, ठीक है ना? इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आप गांधी की वैचारिकी को नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इस चीज़ को समझिएगा। तो आज इतना ही। बहुत कुछ है कहने समझने के लिए। गांधी को याद करिएगा और गांधी को समझिएगा। और हर खादी वाला गांधी नहीं होता। और गांधी की हत्या के दिन और गांधी के जन्म के दिन गांधी को याद करने वाला भी गांधी को समझे, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला और रोड किनारे भीख मांगने वाला भी आपको गांधीवाद का दर्शन करवा सकता है। गांधीवाद और गांधी क्या है यह समझा सकता है। क्योंकि महात्मा होने का मतलब ही होता है अपने से नीचे के व्यक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हैं, कितना मान सम्मान करते हैं। यदि यह दृष्टि आप में विकसित हो गई तो आप गांधी को स्वीकार कर लेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए और सबसे ज्यादा सम्मान कीजिए जो सम्मान के योग्य है। आयु से सम्मान किसी का निर्भर नहीं होता है, ज्ञान से किसी का सम्मान निर्भर नहीं होता है। आप अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को समाज, सोसाइटी के चतुर्मुखी विकास में किस प्रकार योगदान के रूप में अर्पित करते हैं, उससे आपका सम्मान तय होता है। यही कहता है गांधी और यही कहता है मोहन से गांधी की यात्रा और महात्मा में उसका अंत। यही है गांधीवाद और इसी से आप गांधी को समझ सकते हैं। मैं तो जो भी थोड़ा बहुत समझता था, जानता था गांधी के विषय में बतलाने का आपको प्रयास किया, आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और दिन किसी और विषय पे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखिएगा। और वैष्णव जनते तेने कहिए तीन पराई जाने राय, भजन बहुत अच्छा है और यहाँ से आप गांधी को जान सकते हैं कि अपने से पहले दूसरे की पीड़ा का समाधान निकालना। और आपके पास यदि खाने को है लेकिन आपके समक्ष कोई भूखा बैठा है तो अपना भोजन भी उसको अर्पित कर देना। यह विचार की यदि आप में आ गई तो किसी भी धर्म दर्शन को स्वीकारने की जरूरत नहीं है। आप महात्मा को अपना चुके हैं, इस बात को समझिए। यदि त्याग की भावना आपके अंदर है, अपने छोटों को स्वीकारने की भावना आपके अंदर है, जिसने आपका अहित किया है उसको क्षमा करने की भावना आपके अंदर है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, इस सिद्धांत को यदि आप स्वीकार कर लेंगे तब आप गांधी और महात्मा दोनों को स्वीकार कर सकते हैं। तो आप पता भी लगा सकते हैं गांधी कहाँ हैं, किसके बीच में हैं और किन लोगों को अभी गांधी को समझने की और स्वीकार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जब मैं ये शूट कर रहा था वीडियो, मेरे ही प्रशासन के कुछ व्यक्ति सामने से आए थे, मुझे मना कर रहे थे कि शूट मत कीजिए, ठीक नहीं है। लेकिन गांधी का होने का मतलब यही होता है, यदि आप सही हैं तो घुटने मत टेकिए और सामने वाला यदि गलत है तो उसको घुटने टेकने पर मजबूत कर दीजिए। वीडियो एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं। उन लोगों ने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना फर्ज निभाया। कौन सही है कौन गलत है ये आप तय कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विषय पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी को नमस्कार।